सम्राट अशोक बिंदुसार के मरणोपरांत युवराज अशोक ने सुषेण आदि आंतरिक शत्रुओं को मरवा डाला। बड़ों की इच्छा के अनुसार द्वितीय विवाह किया। मगध का राजा बना। मंत्री व सेनाध्यक्ष के प्रोत्साहन से कलिंग पर चढ़ाई करने उद्यत हो गया। अशोक ने भरसक प्रयत्न किया कि विदिशा देवी उज्जैनी नगर से राजधानी पाटलिपुत्र लाई जाए, पर वह इस प्रयत्न में असफल ही रहा। मगध की सेना कलिंग पर अकस्मात हमला कर बैठी। कलिंग के शासक व प्रजा शत्रु सेना का डटकर मुकाबला करने सन्नद्ध हो गए। महाराज अशोक व यश दोनों सेनाधिपति के पड़ाव में आए। यश ने कहा, हमने कलिंग पर अकस्मात धावा बोल दिया, फिर भी कलिंग की प्रजा दृढ़ चित्त हो हमारा सामना कर रही है। उनका यह साहस व देशभक्ति अति प्रशंसनीय है। यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि इनका कोई राजा नहीं है जो इनका मार्गदर्शन करे, फिर भी ये सब मिलजुल कर लड़ रहे हैं, अपने प्राण न्योछावर करने सन्नद्ध हैं। इतिहास में कभी भी ऐसा हुआ नहीं होगा। यद्यपि सामान्य प्रजा युद्ध करना नहीं जानती, परंतु अपने देश के लिए मर मिटने तैयार होकर आगे बढ़ रही है। हमें रोकने और अपने देश को शत्रुओं से बचाने के लिए सब कुछ करने तैयार है। अब इस देश का कोई राजा भी नहीं रहा। सामंत व राजप्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था को संभाल रहे हैं। उनकी एकता हमें आश्चर्य में डुबो रही है, अशोक ने भी कहा। सेनाधिपति मौन ही रहा। आप पर दोष मढ़ने के उद्देश्य से मैं यह नहीं कह रहा हूं। कलिंग की प्रजा का साहस प्रशंसायोग्य है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि बिना राजा के प्रजा अपनी जान पर यूं खेल भी सकती है, यश ने कहा। मुझे भी अति आश्चर्य हो रहा है। वे ग्रामीण प्रांतों के सामान्य जन हैं, खेती करके जीने वाले साधारण किसान हैं, परंतु इस देश की एक परंपरा है। जब कभी भी देश विपत्तियों से घिर जाता है, जब कभी भी शत्रुओं के आक्रमण के बादल देश पर मंडराने लगते हैं, तब ऐसी परिस्थितियों में यहाँ की प्रजा एक होकर उनसे लड़ती है, अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान भी न्योछावर करने कटिबद्ध हो जाती है। उनकी यह एकता असमान है। उस स्थिति में वह कलिंग की सेना को पूरा सहयोग देती हैं। अपना सहयोग देकर उनके मनोबल को और बढ़ाती है, सेनाधिपति ने कहा। मैंने भी सुना कि देश का हर आदमी अपने देश के लिए प्राण न्योछावर करने सन्नद्ध रहता है। वह किसी भी हालत में पीछे नहीं हटता। अपने कर्तव्य पालन में वे असमान हैं। क्या यह सच है? अशोक ने पूछा। सेनाधिपति ने कहा कि यह 100% सच है। इसका यह अर्थ हुआ कि बलशाली मगध की सेना का सामना साहसपूर्वक कर ही है, कलिंग की प्रजा और खासकर वहां के किसान। मैंने ठीक ही कहा न? देखा, मेरे प्रथम आक्रमण में ही मेरी क्या स्थिति हो गई, क्या परिणाम निकला। हाँ, हम पराजित तो नहीं हुए, किंतु मैं निराश अवश्य हुआ। मेरी आशाओं पर तुषारापात हुआ, दुख से भरे आग्रह के साथ अशोक ने कहा। थोड़ी देरी तक वहां गंभीर चुप्पी छाई रही। यश ने हठात तलवार निकाली और जोश भरे स्वर में कहा, महाराज, जब तक मुझ में सांस चलती रहेगी तब तक ऐसा नहीं होगा। सेनाधिपति की ओर मुड़कर उसने कहा, मगध के दलनायकों तथा सैनिकों को आज्ञा दीजिए कि जो भी सामने आए, बिना सोचे विचारे मार डाल दिया जाए। यह कोई जरूरी नहीं है कि हम उनके आक्रमण की प्रतीक्षा करें। जब तक वे युद्ध करने संगठित नहीं होते, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। जितने लोगों को हमारी सेना मार सकती है, मारने दीजिए। इससे उनका संख्याबल घट जाएगा और तभी हम उन पर विजय पा सकेंगे। हमारे सैनिक करुणा, दया आदि अपने मन से हटा दें। वे यह न सोचें कि निहत्थों पर हम तलवार चला रहे हैं। मानवता का भाव थोड़ा भी हमारे हृदय में जगा तो हम कहीं के न रहेंगे। कलिंग को जीतने की हमारी इच्छा केवल इच्छा ही बनकर रह जाएगी।
यह हमारी युद्ध नीति है और आप इस नीति को अमल में लाइए। राजा के पड़ाव के सामने मुनादी की ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह इस बात का संकेत है कि सैनिक राजा को कोई मुख्य विषय बताने वहां आए। यश तीर की तरह बाहर आया और एक दलनायक के साथ अंदर आया। तोशाली के किले के परिसर प्रदेशों में घमासान युद्ध हो रहा है। हमारे 5,000 सैनिक मारे गए। इससे 2 गुना अधिक कलिंग की सेना मारी गई। परंतु एक आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारी सेना का सामना करने वाले लोग प्रशिक्षित सैनिक नहीं बल्कि साधारण नागरिक हैं, जिन्हें युद्ध करना नहीं आता। असली सेना तो किले के अंदर ही है। उस दलनायक ने कहा, असली सेना हम पर टूट पड़े, उसके पूर्व ही यथासाध्य हमें बलहीन करने का कलिंगों का युद्धव्यूह है। अब और विलंब करना अनुचित है। यह अनर्थदायक भी है। यश, हम ही मगध सेना का नेतृत्व संभालेंगे। आगे बढ़ो, अशोक ने आज्ञा दी। सभी पड़ाव से बाहर आए। गुप्तचरों द्वारा मालूम हुआ कि युद्धभूमि के समीप के एक गांव में हजारों कलिंग स्त्रियां दिन के समय खाना पका रही हैं और सूर्यास्त होते ही सैनिकों को खाद्य पदार्थ पहुंचा रही है। साथ ही साथ वे घायल सैनिकों की चिकित्सा भी कर रही हैं। सेनाधिपति फौरन थोड़ी सी सेना लेकर उस गांव में गया जहां ये काम हो रहे हैं। वहां पहुंचते ही मगध के सैनिकों ने पूरा का पूरा गांव जला डाला। वहां की स्त्रियां बिल्कुल नहीं डरीं। वे जलती लकड़ियों को हाथों में लेकर सेना का सामना करने लगीं। उन्हें वे लगातार गालियां देती रहीं। वे कहती चिल्लाती रहीं, आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा? क्या हमारे देश ने मगध के साथ कभी कोई द्रोह किया? उस देश पर कभी आक्रमण किया? हमारे हरे भरे देश को लूटकर अपने देश को संपन्न बनाना चाहते हो? किसी भी हालत में हम अपने देश को तुम्हारा होने नहीं देंगी। रक्त की नदियां बहें, हम सब मौत के घाट उतारे भी जाएं, फिर भी हम तुम्हारे गुलाम नहीं होंगी। परंतु थोड़े ही समय में सैनिकों ने उन सबको बड़ी निर्दयता से मार डाला। दिन भर किले के समीप घमासान युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों में हजारों मारे गए। दूसरे दिन यश ने अशोक के यहां जाकर नमस्कार करते हुए कहा, एक शुभ समाचार महाराज। किले की एक तरफ की दीवार थोड़ी सी टूट गई। मैंने आज्ञा दी कि निपुण सैनिक चुपके से उस बिल से अंदर जाएं और वहां के दलनायकों को मार डालें। दलनायक मार दिए जाएं तो अवश्य ही किला हमारे अधीन हो जाएगा। हमारा आक्रमण सफल होगा। मित्र, तुमने बहुत ही अच्छा समाचार सुनाया। अशोक ने यश को बधाई दी और बड़े ही उत्साह भरे स्वर में कहा, मैं बड़ी ही आतुरता के साथ उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जबकि यह घोषित करूंगा कि यश कलिंग देश में मगध देश का राज प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। यश की भी आनंद की सीमा न रही। यश की आज्ञा के अनुसार मगध सेनाधिपति ने सेना सहित जाकर तोशाली किले के सामंत राजप्रतिनिधियों के भवन को घेर लिया। वहां कुल 21 राजप्रतिनिधि थे। उनमें से कुछ वृद्ध थे। शत्रुओं का सामना करके उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना के उपरांत यश व अशोक किले के अंदर गए। अशोक को देखते ही रक्त सिक्त एक वृद्ध ने कहा, यह सच है कि तुमने हमें मरवा डाला, किंतु हमारी आत्मा और हमारी देशभक्ति का अंत नहीं कर सकते। हमारा यह आवेश शाश्वत रूप से बना रहेगा। यह कभी ठंडा नहीं होगा। जब तक हम तुम सभी का सर्वनाश नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्माएं शांत नहीं होंगी। जिस प्रकार तुम लोगों ने निर्दयतापूर्वक हमारी निरायुध स्त्रियों को मार डाला, उसी प्रकार निरस्त्र तुम्हारी स्त्रियों को मारकर ही हम सुख की सांस लेंगे। दर्द भरे स्वर में उस वृद्ध ने प्रतिज्ञा की। अशोक ने पूछा, किसने निरायुध तुम्हारी स्त्रियों को मारा? उस प्रश्न का समाधान देने के पहले ही वह वृद्ध मर गया। यश ने कहा, जगत प्रसिद्ध तोशाली दुर्ग हमारे वश हो ही गया। अशोक ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, दुर्ग तो हमारे वश हो गया, किंतु यहाँ कोई दिखाई नहीं देता।
राजप्रतिनिधियों में से कोई भी जीवित रहा तो हमारा किले में आना असाध्य हो जाता। आठ सबके सब मार दिए गए। किले की प्रजा में से कुछ मर गए तो कुछ लोग घायल हो गए। कुछ लोग कैद कर लिए गए। वे सब दयानदी के किनारे भेजे गए, यश ने कहा। इसका यह अर्थ हुआ कि हमने उस दुर्ग को वश कर लिया जहां कोई मनुष्य नहीं है, अशोक ने कहा। हाँ, यहाँ मनुष्य तो नहीं रहे, किंतु वे धनराशियां व निधियां हैं जिन्हें कलिंग के व्यापारियों ने दूर देशों में व्यापार करके कमाकर सुरक्षित रखा। अब कलिंग की नौकाएं समुद्रों में चल फिर नहीं सकती, यश ने कहा। कलिंग के व्यापारी व्यापार रोक भी दें तो हमें इससे क्या लाभ होगा? अगर वे चाहते हों तो वे हमारे देश के प्रतिनिधि बनकर यथावत दूर देशों में व्यापार चालू रख सकते हैं। क्या वे ऐसा नहीं चाहेंगे? अशोक ने अपना संदेह व्यक्त किया। वे शापद मान भी जाए, किंतु आपके दास बनकर नहीं। स्वतंत्र राज्य के नागरिक होने पर ही वे यह काम करेंगे। किसी की आवाज सुनाई पड़ी। अशोक ने उस ओर मुड़कर देखा कि मृत्यु की शरण में जाता हुआ एक सामंत ये बातें कह रहा था। तुम अभी भी जीवित हो। अशोक के पीछे ही चलते हुए एक दलनायक ने यह कहते हुए उस सामंत के शरीर में छुरी भोंक दी। वह सामंत वही तभी मर गया। अशोक ने नाराज हो पूछा, क्यों तुमने अनावश्यक ही उसे मार डाला? प्रभु, जब आप यहाँ हैं तब किसी भी प्रकार की असावधानी बरतनी नहीं चाहिए। उस सामंत की यह हिम्मत कि वह जो मुंह में आया बक दे। हो सकता है उसने कोई हथियार अपने पास छिपा भी रखा हो। वह शायद आप पर वह हथियार फेंके और आपको घायल करे। दलनायक ने अपने समर्थन में यूं कहा। सेनाधिपति ने भी दलनायक का समर्थन किया। फिर भी आप यह नियम अवश्य ही जानते होंगे कि महाराज की उपस्थिति में उनकी जानकारी के बिना जल्दबाजी में कोई भी काम करना नहीं चाहिए, यश ने कहा। क्षमा कीजिए प्रभु। प्रभु के कल्याण को दृष्टि में रखते हुए मैं यह काम कर बैठा, दलनायक ने कहा। अशोक ने यश से कहा, मुझे संदेह हो रहा है कि ऐसी भयंकर परिस्थितियां कहीं हमें क्रूर व दुष्ट न बना दें। फिर सेनाधिपति की ओर मुड़कर उसने पूछा, क्या यह सच है कि निरायुध स्त्रियों को हमारे सैनिकों ने मौत के घाट उतारा? यह सच है कि वे निरायुध थीं, पर वे हमारी शत्रु सेना के लिए आहार पदार्थ पहुंचा रही थीं और उनके घायल सैनिकों की सेवा शुश्रूषा कर रही थीं। कलिंग की सेना के आत्मधैर्य को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से उनका सर्वनाश आवश्यक हो गया। सेनाधिपति ने कहा। वे स्त्रियों कहाँ रहती थीं? अशोक ने पूछा। राज्य के कोने कोने से आईं। पास ही के गांव में इकट्ठी हुई, सेनाधिपति ने कहा। अशोक ने कहा कि मुझे वहां ले जाओ। यश और सेनाधिपति अशोक के पीछे पीछे गए। किले के बाहर खड़े उपसेनाधिपति ने महाराज अशोक को नमस्कार करके कहा, महाराज, लाख से अधिक कलिंग की प्रजा मर गई। उससे भी अधिक संख्या में बंदी हुए। लगता है युद्ध समाप्त हो ही गया। अशोक ने मौन धारण किया और घोड़े पर चढ़ बैठा। यश व सेनाधिपति घोड़ों पर बैठकर उसके पीछे पीछे गए। अशोक नगर की सरहदों पर स्थित उस गांव के पास आया। ग्राम के चारों ओर सियार, गिद्ध आदि शवों को नोच-नोच कर खा रहे थे। वहां के शोकमय दृश्यों ने, उससे भी अधिक फैली चुप्पी ने अशोक के हृदय भार को और बढ़ा दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह अपनी इस विजय पर गर्व करे या दुखी हो। यश, कलिंग को जीत लिया। अब से तुम ही इस राज्य के शासक हो। मैं अशोक अपनी बात पूरी करे इसके पहले ही एक स्त्री की हंसी सुनाई पड़ी। दूसरे ही क्षण यश अपनी छाती पकड़ते हुए घोड़े से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी छाती में एक बाण घुस गया। अशोक, सेनाधिपति तुरंत घोड़ों से उतरे। सेनाधिपति ने अंगरक्षकों को आज्ञा दी कि बाण फेंकने वाला तुरंत पकड़ लिया जाए। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं यहीं उपस्थित हैं, कहती हुई एक सुंदर स्त्री बाण हाथ में लिए वहां आई।
उस समय वह क्रोधित दुर्गा देवी लग रही थी। दलनायक ने उसे पकड़ लिया। अशोक भूमि पर पड़े अपने मित्र के पास गया। यश ने कुछ कहने की कोशिश की, पर कुछ कह न पाया। क्षण भर के लिए स्तब्ध अशोक ने अपने को संभाला और उस युवती से पूछा, तुमने इतना बड़ा पाप क्यों किया? अपने पाप छिपाने के लिए मुझ पर पाप का दोषारोपण कर रहे हो। मैंने साबित किया कि कलिंग को कोई जीत नहीं सकता। तुम्हारी उपस्थिति में ही मैंने यह भी साबित किया कि तुम किसी और को हमारा शासक बना नहीं सकते। अधिकार प्राप्ति के लिए हमारी इस भूमि पर जो भी कदम रखेगा उसका यही हाल होगा, उस युवती ने दृढ़ स्वर में बताया। प्रभु, यह स्त्री क्षमायोग्य नहीं है। इस पापिन को मारने की अनुमति दीजिए। दलनायक ने कहा। नहीं दलपति नहीं, ऐसा मत करो। अगर वह चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी। मुझ पर बेधा गया बाण अगर महाराज पर बेधती तो हमारा यह आक्रमण निष्प्रयोजक होता, अर्थहीन होता, हमारी हार होती। उसे जीने दीजिए। यश से कुछ और कहा नहीं जा सका। सैनिक का लाया पानी यश को पिलाने का प्रयत्न किया अशोक ने, परंतु इतने में वह स्वर्गवासी हो गया। लगता था हवा रुक गई। सब कुछ निस्तब्ध हो गया। मित्र की अंतिम बातों को याद करते हुए अशोक अपने मित्र के भौतिक देह के पास बैठ गया। वह सोचने लगा, मुझे यह युवती निशाना बनाती तो आक्रमण, यह भयंकर युद्ध, विजय सब निष्प्रयोजक हो जाते। मैंने विजय पाई, किंतु इससे मुझे क्या मिला, क्या पाया? वह तीव्र रूप से सोचने लग गया।